जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं को आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 4 सीट हासिल की और विधानसभा उपचुनाव में 2 सीट जीती, जिसके बाद प्रदेश में काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि 4 विधानसभा उपचुनाव सीट में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी नतीजों पर अब मंथन करने में जुट गई है। इसी को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की। इसके साथ ही बैठक में सह प्रभारी संजय टंडन, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई और उपचुनाव में हार के कारणों पर मंथन भी किया। साथ ही आगामी 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। आने वाले समय में जो 3 उपचुनाव विधायक के होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। संगठनात्मक गतिविधियां किस प्रकार से आगे चलाई जाएंगी, वो भी चर्चा इसमें की जाएगी। जहां पार्लियामेंट के चुनाव जीते हैं, वहीं 2 विधायक के चुनाव भी जीते हैं। बीजेपी की विधायक संख्या 25 से 27 हुई है और हमारे राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनकी संख्या भी 2 से 3 हुई है और हमारे लोकसभा के सांसद 3 से 4 हुए हैं। और हमारे ये जो जीत का सिलसिला है, इसको लेकर के चिंतन होगा। 4 स्थानों के ऊपर हम चुनाव नहीं जीत पाए, उसका भी मंथन करेंगे और अगले 3 चुनाव को जीतने के ऊपर भी मंथन। तो केंद्रीय नेतृत्व टिकट के बारे में तय करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, हिमाचल 2 सीटें क्योंकि हिमाचल में मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो, जितना 10 वर्षों में मिला उतना आज तक कभी नहीं मिला था और अगले 5 वर्षों में भी हिमाचल के लिए मोदी सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और नड्डा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, हम चारों लोकसभा के सांसद और तीनों राज्यसभा के सांसद, ये 4 + 3 7 अपनी बड़ी भूमिका राज्यसभा और लोकसभा में भी निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को होने वाले हैं, जिसके लिए 3 उपचुनावों के लिए प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जानकारी दी है। बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी निंदा की है, साथ ही उनके परिवार के लिए संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। वहीं इस हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसी डॉक्टर निधि पटेल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेज दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासत के आसपास श्रद्धालुओं की बस के ऊपर इस्लामिक जिहादी आतंकवादी जो पाकिस्तानी समर्थक थे, उनके द्वारा आक्रमण किया गया। 10 से अधिक लोगों की मृत्यु,
बच्चे, जवान सब लोगों की मृत्यु हुई है, इसका विश्व हिंदू परिषद कड़ी भर्त्सना करता है और उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता है। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान से संपूर्ण राष्ट्र में आज 12 जून को सभी मुख्यालयों के ऊपर धरने, प्रदर्शन, इस्लामिक जिहाद के पुतलों का दहन और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये कुकृत्य किया गया है, एक कायरतापूर्वक जो ये निर्णय किए जा रहे हैं, ये बहुत ही स्तयास्पद है। और उस समय एक संयोग की बात थी कि केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे थे। हम राष्ट्रपति महोदया से एक निवेदन करते हैं और ये मांग करते हैं कि कठिन से कठिन, कठोर से कठोरतम सजा इन्होंने कुकृत्य किया है इन आतंकवादियों के विरोध में की जाए और केंद्र सरकार भी इसके ऊपर आतंकवाद को कुचलने के लिए कड़ा संज्ञान ले। इस विषय को लेकर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की श्रीखंड महादेव यात्रा पिछले साल के मुताबिक बेहद कठिन है। श्रीखंड महादेव के रास्ते में बर्फ अभी तक नहीं पिघली। ऐसे में रास्तों की जांच करने के लिए श्रीखंड कई प्रशासन की टीम भी वापस लौट आई है। टीम के सदस्यों ने बताया कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा यात्रा काफी कठिन है। वहीं पार्वती बाग तक रास्ते ठीक है, लेकिन इससे आगे का मार्ग काफी कठिन और खराब है और कई जगहों पर रास्ते का नामो निशान ही नहीं है। मैं पंकज परमार, चेयरमैन जिला परिषद कुल्लू। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हमारी प्रशासन की और अभिमा से टीम आई है श्रीखंड महादेव के रास्ते को चेक करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर चुपके से यात्रा कर रहे हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा रिस्क, रास्ते बहुत ख़राब हैं। उसमें से यहाँ भी हमारे साथ एक अंकल हैं जो यहाँ पर यात्रा करने आए थे। ना इनके पास जूते अच्छे हैं, जराबे हैं और ना इनको जानकारी थी इसकी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं जो इंटरनेट के माध्यम से इस यात्रा के बारे में जान रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जब तक प्रशासन इस यात्रा को ऑफिशियल नहीं कर लेता है, तब तक कोई भी श्रद्धालु यहाँ से, मेरी सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाएं। हर हर महादेव। पांवटा साहिब में दिन प्रतिदिन आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते 3 महीनों में क्षेत्र में कुल 108 आगजनी की घटनाएं सामने आई। वहीं फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास करती है। साथ ही अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 5 करोड़ की फसल को आगजनी से बचाया है। कहीं फायर केस होता है तो पांवटा में हमारी टीम ने लगभग बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी फायर केस होता है, वो हाउस फायर हुआ या फॉरेस्ट फायर हुआ, हमारी टीम एकदम से मौके पर पहुंची और आग को हमने पूर्ण रूप से बुझाया और आग को आगे बढ़ने से बचाया। नहीं, ज़्यादातर जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा फायर केस होते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी होती है और ऊपर से लोग जो है लापरवाही बरतते हैं। इस वजह से जो है ज़्यादातर फायर केस गर्मियों के सीज़न में होते हैं। सर, अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? आपकी जो टीम होती है सुरक्षा कैसे कर पाते हैं? वो खत्म करता है तो आपको टीम को भी होता है, कैसे बचाव? बस हमारे पास जितने भी जवान होते हैं वो सब ट्रेनिंग शुदा होते हैं, उनको अपना बचाव करना आता है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी करते हैं, उसके बाद ही हमारे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी, क्योंकि हम तभी बचा पाएंगे अगर अपने आप सुरक्षित रहेंगे तो। सर, ज़्यादा मामले फसलों के आए हैं कि जंगलों के? नहीं, फॉरेस्ट फायर के इस बार ज़्यादा मामले आए। कितना लॉस हुआ है अभी 2-3 महीनों में? इस वर्ष जो है और वर्षों की बनिस्बत ज़्यादा फायर केस हुए। अभी तक 2-3 महीनों में लगभग 110 फायर केस हुए हैं, जिसमें लगभग 40 लाख के लगभग लॉस हुआ और लगभग हमने 5 करोड़ की संपत्ति को बचाया। इसमें ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर ही हुए हैं। हम लोगों से यह अपील करते हैं कि लापरवाही ना बरतें। अगर कहीं बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसको बुझा दें। यदि जैसे घरों में खाना वगैरह बाहर बनाते हैं लोग, तो जब खाना बनाने के बाद चूल्हे को पानी से बुझा दें ताकि आग उड़कर इधर उधर ना लगे और रोका जा सके। नाहन के साई अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से आयुष्मान
और हिम केयर कार्ड के तहत किए गए, जिसमें इलाज की लंबित राशि के भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कर्मचारियों की ओर से डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से लंबित राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की है। डीसी ऑफिसर के सर सामने ही हिम केयर आयुष्मान के जो हमारी पेमेंट नहीं है उसका दूसरा दिन है। आज हम आए हैं कि हमारी जो भी पेमेंट है टाइम से की जाए। हम रोजाना ही ऐसे इस तरह से आए करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी सुने। आज हमारा सारा स्टाफ काम छोड़ के हॉस्पिटल में जो हमें वहाँ होना चाहिए था मरीजों की सेवा के लिए, वहाँ ना रह के हमें यहाँ आना पड़ रहा है। हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो भी हैं वो पूरा किया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोशन ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में जेपी नड्डा को एक बड़ा मंत्रालय मिला है, जिससे प्रदेश में विकास के नए आयाम अब स्थापित होंगे, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने 5वीं बार सांसद बनने पर अनुराग ठाकुर को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। जिला के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि जगत प्रकाश नड्डा आज हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। आज जेपी नड्डा हिंदुस्तान की टॉप 5 लीडरशिप में अपना स्थान उन्होंने बनाया है। ये बिलासपुर के लिए और हिमाचल के परम सौभाग्य की बात है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एक अपने कंदौर में एक आंदोलन हुआ, उससे उभर कर निकला हुआ एक युवा नेता प्रदेश की राजनीति में विपक्ष के नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। जब बने तो पहली बार इतिहास में हुआ। चंबा जिले के किहार बाजार में IBKSI की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण कुमार पुत्र श्री प्रभु दयाल गांव गरुड़ तहसील जोगिंदर नगर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की और फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और मामले की आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें किहार के जुरिसडिक्शन में एक IB ऑफिसर जो यहाँ पोस्टेड थे उनकी हत्या हुई है। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और इसमें जो सस्पेक्टेड पर्सन है जिसमें हमें शक है कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनको डिटेन कर लिया गया है। सर कितने लोग हैं ये? जी फिलहाल तो एक ही व्यक्ति की संलिप्तता पाई जा रही है। जांच जारी और जांच के आधार पर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सर थाना के इतने नज़दीक पर मर्डर होना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए फिलहाल ये बात सामने आई है कि एक ढाबे पर जो डिसीज्ड है और जो एक्यूज्ड है वो बैठ के शराब पी रहे थे और उसी दौरान इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है और उसी कहासुनी में ये एक्यूज ने इस वारदात को अंजाम दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद रही। कांग्रेस विधायक दल ने बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने वाले लोगों के खिलाफ जांच में तेजी लाई जाए और प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें जिताने और लोकसभा में कांग्रेस के मत प्रतिशत में 14% की शानदार वृद्धि पर कांग्रेस विधायक दल ने बैठक में प्रस्ताव पास कर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। विधायक दल की बैठक में जो एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, जिन लोगों ने सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं वो जनता की अदालत में भी उनके बारे में लोगों को बताया जाए। और सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया कि जो 4 सीटें आई है वो उसके लिए हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं
लोकसभा में भी हमारा मत प्रतिशत जो है वो 14% बढ़ा है। हम 41% पर आए, पिछली बार हम 27% पर थे। तो हर प्रकार से हमने जनता की अदालत में 15 महीने के कार्यकाल को रखा। जनता ने विधानसभा में हमें 4 सीटों पर 2/3 मेजॉरिटी से हमें सीटें जिताई है। जो अगले 3 चुनाव है हम उसकी तैयारी के लिए चर्चा हुई और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में जो हमारे 3 चुनाव होंगे उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। टिकटों के लेके मैं और मैडम प्रतिभा सिंह जी की अभी चर्चा होगी और पीसीसी अध्यक्षा और हम बैठ के चर्चा करेंगे और जल्दी ही टिकटों का वितरण कर दिया जाएगा। ये जिसके बारे में हर्षवर्धन जी बताएंगे। एक और तीसरा जो है ना, 1 मिनट, इसमें एक और है, ये मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें तीसरा प्रस्ताव भी एक पास है, उन्होंने सर्वसम्मति से, और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह भी मीटिंग में थी, पूरे कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है आस्था व्यक्त की है, इनके नेतृत्व में जो है, और बुरा सहयोग का किया है, क्योंकि इनके नेतृत्व में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है हिमाचल में बहुत अच्छा है। कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री के साथ जो है चट्टान की तरह जो है वो खड़ा है, और आगामी जो लड़ाई जो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़नी है, पूरा कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो खड़ी है। ये तीसरा प्रस्ताव हमारा था। चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। दिल्ली को पानी देने का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई आज होनी है। मामले को लेकर सीएम सुक्खू ने अब इस पर बयान दिया है। उनका कहना है, हमने नहीं रोका, 37 क्यूसेक लीटर दे रहे हैं। दिल्ली को पानी देने का ये जो पूरा मामला बहुत ही ज्यादा गर्माता जा रहा है, इसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आदेश जारी किया था कि 37 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ना होगा ताकि ये पानी दिल्ली तक सप्लाई किया जा सके। जिस तरह से दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है, पानी की किल्लत लगातार दिन प्रतिदिन दिल्ली में देखने को मिल रही है और लोगों को पानी की समस्याओं से लगातार जूझना पड़ रहा है। अब इसी पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने पानी की सप्लाई को नहीं रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 37 क्यूसेक पानी रिलीज करना है तो हमने किया। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे है। हम तो बोलते और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता ही है, ये पुण्य का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है। और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। तो हिमाचल से पानी और ये किसने गलत जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी, मैं उस बारे में भी जानकारी प्राप्त करूंगा। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत में पोल्ट्री फार्म बनाया गया है। इस पोल्ट्री फार्म में सफाई न होने से काफी गंदगी फैल रही है, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने डीसी ऑफिस जाकर डॉक्टर निधि पटेल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रशासन से मामले में कड़ा संज्ञान लेने की अपील भी की है। डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से री पंचायत से लोग आए हैं और वहां पर ताराचंद मल्होत्रा जी का जो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, उसके खिलाफ पिछले 7-8 वर्षों से लोगों का भारी रोष है। वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो पोल्ट्री का काम किया जा रहा है। उसकी जो गंदगी है, जो मुर्गों की वीट है, वो बहुत भारी, वहाँ पर उसके लिए कोई स्टोरेज का प्रबंध नहीं है, उसका कोई और दवाई का छिड़काव नहीं है, उसको सैनिटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रही है, उसका रखरखाव ठीक नहीं है। उसके खिलाफ, उसकी वजह से पूरे इलाका में बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैल गई है, बीमारियां फैल गई है। वहाँ पर हैजा, बुखार, दस्त और इवन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का भी प्रकोप हो गया है। पहाड़ों पर गर्मी का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। वहीं सतलुज नदी का जल स्तर भी अब बढ़ने लगा है। ऐसे में सतलुज नदी के तट पर लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं नदी के किनारों पर
कई अलार्मिंग सिस्टम को स्थापित किया गया है, जिससे लोगों को खतरे की स्थिति में सजग किया जा सके। नागपा जाखरी परियोजना जो हमारा जो डैम है, पूरे हिंदुस्तान में बात करें सबसे पहले हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया, जो आप लोग भी सुनते होंगे। नॉर्मल अनाउंसमेंट भी हम करवाते हैं, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है। तो जितना भी हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और अभी से लेके मेरा तो मानना है कि ये 15 सितंबर तक कम से कम लोगों को नदी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक जो होता है कि जाखरी वालों ने पानी छोड़ा, हम पानी वो छोड़ नहीं रहे हैं। पानी जो नदी में एक्सेस पानी आएगा वो तो डैम से निकलेगा ही। तो हमारा डैम के जब फिलअप हो जाता है और हम जब टरबाइन चलाते हैं, टनल से पानी निकलता है, जो एक्सेस वाटर होगा, जैसे 400 क्यूमेक्स चाहिए, 800 है, तो 400 नदी में नागपा के बाद से मिलेगा, दत्तनगर में जाके फिर ये 800 हो जाएगा। साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।